हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रितेश रंजन स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं PYQ सीरीज़ पार्ट 5 का लेक्चर 9। प्रोटेस्ट बड़ी जोरों शोरों से चल रहा था, इसलिए मुझे वीडियो बनाने का मन भी नहीं था। और कुछ लोग बोल रहे थे ये PYQ सीरीज़ अब इरेलीवेंट है। तो भाई जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, मैं बुला नहीं रहा उसको कि नहीं आके यहाँ पे PYQ सीरीज़ कवर करो और एग्ज़ाम में जाओ। आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है छोड़ दो। तो स्टार्ट करते लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया के कौन से रीजन को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोला गया है? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडिया 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न में डिवाइडेड है। पहला है नदर्न माउंटेन्स, जिसको कि हम लोग हिमालयाज भी बोलते हैं। दूसरा है नदर्न प्लेन्स। तीसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू। और ये इंडिया का जो 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न में से सबसे बड़ा ट्रैंगुलर लैंडमास है। चौथा है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि अरावली में लोकेटेड है। पांचवा आपका कोस्टल प्लेन्स है, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में है। और छठा आइलैंड है लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अभी हम लोग थोड़ा प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लेट्यू होता है क्या है? जो भी लैंडमास होता है वो थोड़ा रेस्ड रहता है और उसका टॉप जो है ना अगर फ्लैट हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू 2 पार्ट में डिवाइडेड है और इसको डिवाइड करने वाली है नर्मदा रिवर। अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड और नीचे वाले पार्ट को, जो लोअर पार्ट है, उसको हम लोग डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स छोटे छोटे प्लेट्यू से बना है और जिसको हम लोग सीरियल वाइज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ लेता है। तो मेवाड़ प्लेट्यू आता है, फिर मारवाड़ प्लेट्यू आता है, मालवा प्लेट्यू आता है, फिर बुंदेलखंड प्लेट्यू आता है, फिर बघेलखंड प्लेट्यू आता है और फिर लास्ट आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है। छोटा नागपुर को हम लोग स्टेट हाउस ऑफ मिनरल्स बोलते हैं और रूहर स्टेट बोलते हैं। रूहर स्टेट मतलब एक प्लेस है जो कि जर्मनी में, जो कि मेनली रिच है मिनरल्स के लिए, इसलिए इसको हम लोग रूहर स्टेट भी बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डेक्कन ट्रैप क्या होता है। तो डेक्कन ट्रैप उस पार्ट को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू के जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ब्लैक सॉइल प्रेजेंट रहता है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू भी बोला जाता है इसको। अब बात करें पेनिनसुलर का जो ईस्टर्न मोस्ट हिल है वो आपका राजमहल हिल्स है, जो कि एक्सटेंड रहता है आपका मेघालय तक। और ये बांग्लादेश में नहीं आता है। इसका रीज़न है बीच में मालदा गैप पड़ जाता है। मालदा गैप के बाद आपका गारो, खासी, जैंतिया जो कि आपका मेघालय में है, और मिकिर और रेगमा जो कि आपका आसाम में है, ये सब मिलके बनाती है कार्बी एंगलोंग या मेघालयन प्लेट्यू। और बात करें गारो और खासी की, वो आपका नदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी आ जाता है। माफ़ कीजिएगा, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन मेथड इन द कोस्टल एंड द ड्राई रीजन रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर? तो इसका आंसर होगा शेल्टर बेल्ट्स। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है सॉइल कंजर्वेशन के लिए हम लोग वो कौन सा तरीका है जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, रोज ऑफ ट्रीज को प्लांटेड करते हैं, जिससे कि हम लोग को पता चलता है कि विंड का मूवमेंट किधर है सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो शेल्टर बेल्ट एक तरीका है, एक मेथड है जिससे कि हम लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। अभी हम लोग कुछ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ब्लैक सॉइल जो कि सूटेबल होता है आपका कॉटन कल्टीवेशन के लिए। और ब्लैक सॉइल रिच होता है लाइम में, आयरन में और एल्युमिनियम में, और इसमें ह्यूमस की कमी होती है। और कॉटन को रिक्वायर होता है 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। और ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगर के नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी पहले क्वेश्चन में हमने बात किया था कि ये जो पाया जाता है आपका डेक्कन पार्ट में पाया जाता है, जो कि आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का। नेक्स्ट बात करते हैं लैटेराइट सॉइल की। इसको हम लोग ब्रिक सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि इसका यूज़ किया जाता है ब्रिक्स को बनाने के लिए। लैटेराइट को हम लोग लीचिंग प्रोसेस से बनाते हैं और ये सूटेबल होता है काजू कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए। लीचिंग प्रोसेस उसको बोलते हैं जब मिनरल्स जो होती है सॉइल में जो प्रेजेंट रहती है वो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से बह जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। अभी हम लोग और भी वेरियस टेक्निक्स देखेंगे कि कैसे सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। पहला है काउंटर फार्मिंग। इसमें क्या होता है, स्लोपी और हिली एरियाज़ में ना हम लोग काउंटर बैरियर बना देते हैं जो कि वाटर को फ्लो करने में से रोकता है, जिसकी वजह से जो मिट्टी का होता है वो इरोजन कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेरेस फार्मिंग की। ये भी काउंटर फार्मिंग की तरह होता है। टेरेस फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, स्टेप्स बना देते हैं, मतलब सीढ़ी बना देते हैं, जिससे कि वाटर जल्दी से फ्लो ना करे और अपने साथ ज़्यादा मिट्टी को लेके ना जाए। नेक्स्ट मेथड है क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है ना, हम लोग सेम फील्ड पे बार बार सेम क्रॉप को है ना नहीं बोते हैं, जिससे क्या उसका जो वक्त पे उसका जो फर्टिलिटी होता है वो रिटेन होते रहे। नेक्स्ट मेथड बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये कॉम्बिनेशन है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का। इसमें क्या होता है, फॉरेस्ट का जो लार्ज ट्रीज होता है ना, जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो वो अपने साथ सॉइल इरोजन करते हुए ले जाती है, तो ये सब ट्रीज उसको प्रिवेंट करते हैं, उसको
अपने साथ ले जाने नहीं देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ का जो सॉइल होता है वो फार्मिंग के लिए बहुत रिच माना जाता है, बोले तो बहुत अच्छा माना जाता है फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। सलीम अली नेशनल पार्क पूछा जाए तो हम लोग जम्मू एंड कश्मीर बोलेंगे। वहीं बात करें अगर सलीम अली बर्ड सेंचुरी की, तो आंसर होगा गोवा। और अगर पूछ ले सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कहाँ लोकेटेड है, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तीनों में सलीम अली आ रहा था, इसलिए सब कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए मैंने नेशनल पार्क हो गया, बर्ड सेंचुरी हो गया और ऑर्निथोलॉजी सेंटर जो हो गया, वो सबको मैंने सेपरेटली बता दिया कौन कहाँ पे लोकेटेड है। इसको याद रखेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? तो इसका आंसर तमिलनाडु होगा। अभी हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। अभी हम लोग देखेंगे जम्मू और कश्मीर के नेशनल पार्क्स। इसमें आता है सलीम अली नेशनल पार्क, दछीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जिसमें कि आपका आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना फेमस है आपका डायमंड के लिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क जो है आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, इसलिए कभी कभी ऑप्शन में महाराष्ट्र भी दे देता है। सतपुरा नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क। अब हम लोग बात करेंगे केरला के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, जो कि आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनाईमुड़ी शोला, फिर पेरियर नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क और मेथिकेतन सोला। अब सोला क्या होता है? तो ये टेम्परेट फॉरेस्ट है वेस्टर्न घाट का, इसलिए इसको हम लोग सोलास बोलते हैं। और अगर कहीं भी आपको सोला दिखे तो आप उसका आंसर केरला ही मार्क कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट की वजह से जो आर्टिकल 21 में थोड़ा एक्सटेंड हुआ और ये ऑब्जर्व किया गया कि राइट टू एजुकेशन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम द राइट टू लाइफ से है? तो इसका आंसर होगा मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस। देखिए अभी हम लोग पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक केस को हम लोग इतना डिटेल में पढ़ पाएँ, इसलिए आप लोग को अगर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो आप लोग एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से अमेंडमेंट से डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल ऐड हुआ। तो पहला जो अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसको कि हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और इसके तहत 4 आर्टिकल डीपीएसपी में ऐड किए गए। पहला हम लोग याद रखेंगे पुअर से, जो कि आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है कि फ्री लीगल एड दिया जाएगा पुअर को। दूसरा वर्ड है वर्कर, जिससे हम लोग याद रखेंगे आर्टिकल 43A, जिसमें कि कहा गया है कि इंडस्ट्रीज़ में है ना वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तीसरा कीवर्ड है चिल्ड्रन, जिससे कि हम लोग याद रखेंगे आर्टिकल 39F, जिसमें था टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फोर्थ जो कीवर्ड है उसको हम लोग याद रखेंगे इन्वायरमेंट से, जो कि आपका आर्टिकल 48A, जिसमें कि लिखा हुआ है टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। और ये चारों आर्टिकल ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। दूसरा अमेंडमेंट है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, जिससे डीपीएसपी में आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2 ऐड किया गया था, जिसमें था टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब हम लोग समाज में क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को कम करेंगे। इन स्टेटस की बात हो गई या इनकम की बात हो गई या अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो गई। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 86 अमेंडमेंट 2002, जिससे क्या हुआ था ना, आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था। और फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट जो कि लास्ट अमेंडमेंट 97th अमेंडमेंट 2011, जिससे कि डीपीएसपी में चेंज किया गया था, आर्टिकल 43B को ऐड किया गया था, जिसमें आपका कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है। और ये 4 अमेंडमेंट की वजह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कुछ आर्टिकल्स ऐड हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जिसको कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया है। और इसमें जो ड्यूटीज़ लिखी हुई है सिटीजन्स की, जो कि अपने देश के प्रति होनी चाहिए। इसमें टोटल 11 ड्यूटीज़ है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ 5 ड्यूटीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 51A के सब क्लॉज A में लिखा हुआ है कि हमें अपने नेशनल एंथम और फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टी हो रहा है वहाँ पे आप अपने नेशनल फ्लैग को, कोई भी डीजे बज रहा है उसको कवर कर दें नेशनल फ्लैग को, तो ये आपके ड्यूटीज़ के खिलाफ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 51A के सब क्लॉज B की, जिसमें कि हम लोग लिखा हुआ है कि हमारे पूर्वज जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनको चेरिश करना चाहिए। आर्टिकल 51A सब क्लॉज C में लिखा हुआ है कि हम लोग को अपनी यूनिटी को होल्ड करके रहना चाहिए और
जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी है इंडिया की वो बनाए रखनी चाहिए। आर्टिकल 51A के सब क्लॉज डी में है कि हम लोग को हमेशा तैयार रहना चाहिए, जब भी देश को हमारी ज़रूरत पड़े नेशनल सर्विस के लिए हम लोग को हमेशा डट के खड़े रहना चाहिए। आर्टिकल 51A के सब क्लॉज ई में है कि ई से हम लोग इक्वालिटी याद करेंगे कि हम लोग में इक्वालिटी रहना चाहिए, ब्रदरहुड रहना चाहिए और वुमेन्स के डिग्निटी के प्रति कोई गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पियादशी नाम किस मौर्य राजा से जुड़ा है? इसका आंसर अशोका होगा, क्योंकि हम लोग को पता है जो हम लोगों ने मेजर रॉक एडिक्ट्स पढ़े थे अशोका के, उसमें सिर्फ 4 ही जगह अशोका का अशोका नाम लिखा गया था, बाकी सब जगह देवनामी पियादशी लिखा गया था, जिसको कि डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे अशोका का नाम अशोका मेंशन था। तो वो मस्की और निट्टूर जो कि कर्नाटका का था, गुज्जर जो कि मध्य प्रदेश का था, इन जगहों पे अशोका का नाम अशोका रखा गया था। बाकी सब जगह उनको देवनामी पियादशी के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ावेला थे वो एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे, लेकिन वो किस डायनेस्टी से थे? तो इसका आंसर होगा छेदी डायनेस्टी। छेदी डायनेस्टी आपका उड़ीसा में था। इसी को हम लोग कलिंग का महामेघ वाहना डायनेस्टी भी बोलते हैं। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इसी से रिलेटेड है। और जो उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी केव्स है वो भी छेदी डायनेस्टी से ही रिलेटेड है। और जो उदयगिरी जो कि मध्य प्रदेश में है वो रिलेटेड है आपका चंद्रगुप्त मौर्य 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पोस्ट मौर्यन पीरियड में कौन सा वो पहला फॉरेनर रूलर है जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आया था? तो इसका आंसर होगा बैक्ट्रियन ग्रीक्स। अभी हम लोग इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने पहला गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्होंने वैसा कॉइन इंट्रोड्यूस करवाया था जिस पे राजा का चेहरा बना हुआ था। इसमें ग्रेट रूलर जो थे इंडो ग्रीक्स के वो मिएंडर थे। मिएंडर के नाम पे एक बुक भी लिखा हुआ है जिसका नाम है मिलिंद पनो। इसमें क्या है ना, मिएंडर और नागसेन जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, दोनों के बीच डायलॉग है। और मिएंडर का दूसरा नाम मिलिंद भी था। हुआ क्या था ना, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो था आपका उस रीजन में है ना, चाइना ने वहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया था, जिसकी वजह से है ना ये लोग क्या करने लगे, उधर जा नहीं पा रहे थे, तो इन लोगों ने इंडिया की तरफ शिफ्ट करना चालू कर दिया। पहले इंडो ग्रीक्स आए, फिर साकाज आए जिनको हम लोग इंडो स्काइथियंस बोलते हैं, फिर इंडो पार्थियंस आए, फिर यूजीज आए जिसको कि हम लोग कुशांस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मराठा वॉर में जो पेशवास का टेरिटरी था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ मर्ज हो गया था? इसका आंसर होगा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। अब हम लोग तीनों एंग्लो मराठा वॉर पढ़ने वाले हैं। पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1775 से 1782 और इस टाइम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे और ये ट्रीटी ऑफ सालवाई से ख़त्म हो गया था। दूसरा एंग्लो मराठा वॉर की बात करें तो 1803 से 1805 और इस टाइम गवर्नर जनरल वेलेस्ली थे। ये स्टार्ट हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ बसेन से 1802 में और ये ख़त्म हुआ ट्रीटी ऑफ राजघाट से जो कि 1805 में हुआ था। एक ट्रीटी ऑफ देवगांव भी हुआ था 1803 में रघुजी भोसले और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1814 से 1818 तक हुआ और इस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे। थर्ड मराठा वॉर में जो पेशवास की टेरिटरी थी उसको मर्ज कर दिया गया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा 2 बेसिक कैटेगरीज है इकोसिस्टम का? तो इसका आंसर होगा टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। इकोसिस्टम जो टर्म है वो टांसले ने दिया था 1935 में और फ्रांसिस इवान ने इकोसिस्टम को बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी बोला था। अभी हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम के 2 बेसिक कैटेगरीज के बारे में। पहला है टेरेस्ट्रियल जिसमें आपका फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट आता है। दूसरा एक्वेटिक जो कि 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और दूसरा सैलाइन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपका लेक्स आता है, पॉन्ड्स आता है, रिवर्स आता है और वहीं बात करें सैलाइन वाटर इकोसिस्टम की तो उसमें ओशियन और कोराल्स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब होता है इनकम एस्टिमेटेड एट द बेस ईयर प्राइस। तो जीडीपी 2 तरह का होता है, नॉमिनल और रियल, और दोनों हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द टोटल इनकम अर्नड बाय द इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्सेस? अकॉर्डिंग टू एसएससी इसका आंसर होगा ग्रॉस इनकम, लेकिन परमार सर ने इसका आंसर पर्सनल इनकम बताया था, लेकिन अभी इसमें कोर्ट केस चल रहा है तो तब तक हम लोग एसएससी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और इसका आंसर ग्रॉस इनकम मानेंगे। अब हम लोग बात करेंगे पर्सनल इनकम की। पर्सनल इनकम निकलता है जब हम नेशनल इनकम में इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड को माइनस कर दे और इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न को ऐड कर दे तो हम लोग को पर्सनल इनकम मिल जाता है। या फिर नेशनल इनकम में हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट को हटा दें
और ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे कि सब्सिडी हो गया, स्कॉलरशिप हो गया और पेंशन हो गया, इसको ऐड कर दे तो हमको पर्सनल इनकम मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। जो इनकम आपका लेफ्ट बचा हुआ रहता है टैक्स पे करने के बाद, या मनी लेफ्ट फॉर स्पेंडिंग को ही हम लोग पीडीआई बोलते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वैसा नॉन मेटल है जो कि एग्जिस्ट कर सकता है डिफरेंट फॉर्म में। तो इसमें से आंसर होगा आपका कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर जिसको कि हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 6, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेगा तो 2 और 4 होगा। और ये एलोट्रॉपिक आपका प्रॉपर्टीज शो करता है, और ये आपका कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है, मतलब ये बहुत लंबा चेन बना सकता है कार्बन से मिलकर। ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। ग्राफीन एक नैनो पार्टिकल है कार्बन का जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। अगर हम बात करें कार्बन की कि एटमॉस्फेयर में वो 0.036% पाया जाता है और अर्थ क्रस्ट में 0.025%। अभी हम लोग देखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो कि आपका डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिंस्टर फ्यूलरीन है। डायमंड आपका हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, और इसमें क्या होता है ना, एक कार्बन बॉन्डेड होता है 4 कार्बन के साथ, और ये एक फॉर्म करता है स्ट्रॉन्ग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन होता है sp3। वही बात करें ग्रेफाइट की तो ये स्लिपरी होता है, और इसको हम लोग ड्राई लुब्रिकेंट्स की तरह यूज़ करते हैं। एक कार्बन बॉन्डेड होता है 3 कार्बन के साथ, एक कार्बन इसमें फ्री होता है जो कि इसकी मदद करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में, और ये 2D लेयर स्ट्रक्चर होता है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा तो sp2 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन की, तो इसमें आपका C60 होता है, 60 कार्बन बॉन्डेड रहते हैं एक साथ और एक फुटबॉल शेप बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से क्लासिकल डांसर है जो एसोसिएटेड है कुचिपुड़ी से। तो यहाँ पे होगा आंसर वेम्पति चिन्ना सत्यम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, इसको पहले हम लोग भगवत मेला के नाम से भी जानते थे। ये रिलेटेड है भाम कल्पम से, और इसका कंपोजिशन किया था सिद्धेंद्र योगी ने सत्यभामा के लिए जो कि कृष्ण जी की वाइफ है। कुचिपुड़ी एसोसिएटेड है अर्थ से, और गणेश वंदना गाया जाता है जब भी इसका डांस का स्टार्ट होता है, और इसका हमेशा ख़त्म होता है तरंगम से, जिसमें कि एक डांस होता है ब्रास प्लेट पे। अभी हम लोग ट्रिक से एक्सपोनेंट याद करने वाले हैं कुचिपुड़ी के। सत्यम सतीश लक्ष्मी जी और सत्यनारायण भगवान की कथा में गए और सुंदर दोस्त शोभा के साथ कच्ची पूड़ी खाई। सत्यम से हम लोग याद रखेंगे वेमपति चिन्ना सत्यम। सतीश से याद रखेंगे अपर्णा सतीशम। लक्ष्मी जी से याद करेंगे लक्ष्मी नारायण शास्त्री। सत्यनारायण से याद रखेंगे वेदांतम सत्यनारायण। सुंदर से याद रखेंगे स्वप्न सुंदरी। शोभा से शोभा नायडू। अगर किसी के नेम के एंड में रेड्डी आता है तो वो ऑलमोस्ट एसोसिएटेड होगा कुचिपुड़ी से, जैसे कि आपका हो गया राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी। अभी हम लोग केरला के कुछ फोक डांसेस को देखेंगे, जैसे कुडियट्टम, थेयम, कलारी पयाट्टू जो कि मार्शियल डांस भी है, चकियार कुथू। अभी हम लोग स्टेट और उसके कुछ मार्शियल डांस देखने वाले हैं, जैसे तमिलनाडु का सिल्लम है, मध्य प्रदेश का मल्ला खंबा है, बिहार का परी खांदू है, मणिपुर का थांगटा है, पंजाब का गटका है, वेस्ट बंगाल और पंजाब का लाठ भी है, और महाराष्ट्र का मर्दानी खेल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश के कुछ फेमस डांस फॉर्म्स, जैसे डप्पू हो गया, बुट्टा बोमालू हो गया, ढिमसा हो गया, भट्टू कम्मा हो गया, लंबाड़ी हो गया और भाम कल्पम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं ऑथर और उनके कुछ बुक्स के बारे में। पहला R.K. नारायण, जिनके कुछ बुक्स हैं जैसे कि मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स, डार्क रूम हो गया, द गाइड हो गया। नेक्स्ट ऑथर है रोहिंटन मिस्ट्री, जिनके बुक का नाम है ए फाइन बैलेंस, फैमिली मैटर्स। नेक्स्ट ऑथर है विक्रम चंद्रा, जिनके बुक का नाम है सैक्रेड गेम्स। अभी हम लोग देखेंगे फेमस ऑथर जिनका नाम है शशि थरूर, और जिनके इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि पूछते रहता है एसएससी, जैसे कि एन एरा ऑफ डार्कनेस हो गया, वाई आई एम हिंदू, अम्बेडकर अलाइव। नेक्स्ट है प्राइड, प्रिजुडाइस एंड पंडिट्री। नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन नॉवल, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 एनुअल ग्रोथ हम लोग का 1.64% है, और डेकेटल ग्रोथ रेट की बात करें तो 17.64%। हाईएस्ट अगर स्टेट की बात करें तो मेघालय 27.78%, और लोवेस्ट की बात करें नागालैंड जो कि -0.47% है। वहीं अगर यूटी में हाईएस्ट बात करें तो दादर और नागर हवेली है 55.88%, और लोवेस्ट की बात करें यूटीज में तो लक्षद्वीप 6.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्पोर्ट है जिसको कभी इंडिया ने होस्ट नहीं किया। तो इसका आंसर होगा ओलंपिक।
बात करें एशियन गेम्स की तो इंडिया ने 1951 और 1982 में होस्ट किया है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप की बात करें तो जो 2026 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो इंडिया और श्रीलंका होस्ट करने वाला है। 2027 वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया होस्ट करने वाला है और 2031 वाला इंडिया होस्ट करने वाला है। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।